नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। लंबी बीमारी के बाद उन्होंने रायपुर के श्री नारायणा अस्पताल में शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे के तकरीबन अंतिम सांस ली। अजीत जोगी को 9 मई को कार्डियक अरेस्ट आने के बाद अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था और वे लगातार कोमा में चल रहे थे। उन्हें वेंटिलेटर के जरिए सांस दी जा रही थी, लेकिन अब सदा के लिए उनकी सांसें थम गई। नहीं रहे छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री। लंबी बीमारी के बाद अजीत जोगी का निधन। रायपुर के निजी अस्पताल में ली अंतिम सांस। हर ओर शोक की लहर। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। लंबी बीमारी के बाद उन्होंने रायपुर के श्री नारायण अस्पताल में शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे के तकरीबन अंतिम सांस ली। अजीत जोगी को 9 मई को कार्डियक अरेस्ट के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वे लगातार कोमा में चल रहे थे। उन्हें वेंटिलेटर के जरिए सांस दी जा रही थी, लेकिन अब सदा के लिए उनकी सांसें थम गई हैं। 9 मई को सुबह नाश्ता करते हुए अजीत जोगी को अचानक सीने में दर्द महसूस हुआ और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इस दौरान पत्नी रेणु जोगी उनके पास ही थी और उन्होंने घर में मौजूद स्टाफ को इसकी जानकारी दी। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और स्थिति गंभीर होने के चलते वेंटिलेटर पर रखा गया था। पिता की तबीयत खराब होने की सूचना मिलते ही बेटे अमित जोगी भी अस्पताल पहुंच गए थे और वे लगातार अस्पताल में पिता का इलाज करवा रहे थे। लेकिन 29 मई को अजीत जोगी का जीवन से संघर्ष समाप्त हुआ और वो दुनिया से रुखसत हो गए। अजीत जोगी ऐसे राजनेता थे जिन्होंने मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी कभी भी हिम्मत नहीं हारी। लंबे समय तक कांग्रेस के साथ रहे अजीत जोगी ने 2016 में हाथ का साथ छोड़कर अपनी नई पार्टी बनाई थी। अजीत जोगी ने साल 2016 में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से पार्टी की स्थापना की। जोगी IAS की नौकरी छोड़कर राजनीति में उतरे थे। अजीत जोगी मुख्यमंत्री के साथ राज्य विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और केंद्रीय कैबिनेट के सदस्य भी रहे। आज राजनीति का ये महाबली भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन सबकी यादों में अजीत जोगी सदा जीवित रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन जोगी इतिहास के पन्नों में सदा अमर रहेंगे। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे अजीत जोगी IAS अधिकारी से CM तक की कुर्सी तक पहुंचे। साल 2000, तारीख अक्टूबर 31, स्थान रायपुर का पुलिस परेड ग्राउंड। जी हां, अजीत प्रमोद जोगी के जीवन का यही था सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जब उन्होंने सियासत के सबसे शक्तिशाली पद की शपथ ली थी। पेंड्रा जिले के छोटे से गांव जोगीसार का एक लड़का, जिसने बचपन में कभी ना तो ये सोचा कि वो IAS बनेगा और ना ही कभी उसने IPS बनने का सपना देखा था। उसकी तो बस एक छोटी सी ख्वाहिश थी कि वो बड़ा होकर अपने दोस्त भैरा बैगा की तरह बनना चाहता था। किस्मत उसे कहां से कहां लेकर जाएगी, इसका अंदाजा तो खुद भी कभी नहीं था। लेकिन छोटे से गांव जोगीसार के अजीत प्रमोद जोगी ने मध्य प्रदेश से अलग हुए देश के 20वें राज्य छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ के साथ ही अजीत प्रमोद जोगी सियासत के सबसे बड़े शक्ति केंद्र के मुखिया बन गए। लेकिन एक IAS के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने की कहानी बड़ी ही दिलचस्प तरीके से शुरू हुई थी। वो कहते हैं ना कि किस्मत के सितारे जिंदगी को कब और कहां क्या मोड़ दे जाए, कोई नहीं जानता। एक का दुर्भाग्य दूसरे का सौभाग्य भी हो सकता है। बात 1986 की है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के बाद राज्यसभा के लिए कांग्रेस को एक आदिवासी चेहरे की तलाश थी, लेकिन अर्जुन सिंह को कोई आदिवासी चेहरा मिल नहीं रहा था। एक दिन प्रत्याशी पर सहमति बनाने के लिए दिग्विजय सिंह, अर्जुन सिंह और मोतीलाल वोरा के बीच एक बैठक हुई। इसमें दिग्विजय सिंह ने अजीत जोगी के नाम का प्रस्ताव रखा। अर्जुन सिंह
जोगी के नाम पर सहमत हो गए, लेकिन उन्होंने सवाल खड़ा किया कि क्या जोगी आईएएस की नौकरी छोड़ेंगे। उनका सवाल वाजिब था, जिसका जवाब दिग्विजय सिंह ने दिया। उन्होंने कहा कि नहीं तैयार होगा तो हम मना करेंगे। फिर क्या था, बस यहीं से शुरू हो गया कलेक्टर अजीत जोगी का राजनीतिक सफर। वो साल था 1986 का। अजीत जोगी तब इंदौर में कलेक्टर थे। रात के करीब 9:30 बज रहे थे। दिन भर थकान भरे दौर से लौटे अजीत जोगी को बमुश्किल 10 मिनट ही हुए थे। फ्रेश होकर सोफे पर कलेक्टर जोगी अभी ठीक से बैठे भी नहीं थे कि फोन की घंटी खनखनाने लगी। अजीत जोगी की तरफ से आया ये जवाब जॉर्ज के लिए हैरान करने वाला था। जवाब सुनते ही जॉर्ज ने फोन कट कर दिया, लेकिन करीब 5 मिनट बाद फिर से फोन की घंटी बजी। काफी देर तक माधवराव सिंधिया ने जोगी को समझाया। उसके बाद तो 10 बजते बजते अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह, मोतीलाल वोरा और ना जाने कितनों ने अजीत को फोन कर समझाया। इतने नेताओं के फोन सुनकर जोगी भी कंफ्यूज हो गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद फिर दिग्विजय सिंह का फोन आया। अब जोगी बोल पड़े, आप लोग जैसा ठीक समझे। जोगी के हामी भरते ही दिग्विजय ने उन्हें तुरंत एयर स्ट्रिप पर पहुंचने को कहा। दिग्विजय सिंह उन्हें सरकारी विमान से भोपाल ले आए। यहां उन्होंने अपना रिजाइन लेटर लिखा और पास में ही बैठे मुख्य सचिव KCS आचार्य ने उसे स्वीकृत भी कर दिया। दूसरे दिन सुबह करीब 12 बजे अजीत जोगी ने मध्य प्रदेश विधानसभा पहुंचकर राज्यसभा के लिए नामांकन भर दिया। जोगी के सामने कोई नहीं था, इसलिए 2 दिन बाद ही वो राज्यसभा के लिए चुन लिए गए और सिर्फ 3 दिन में एक नौकरशाह के सांसद बनने की ये कहानी राजनीति के लिए हमेशा के लिए दर्ज हो गई। अजीत जोगी का बचपन पेंड्रा में बीता। उस वक्त किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि एक छोटे से गांव का एक लड़का छत्तीसगढ़ के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखेगा। तारीख 29 अप्रैल 1946, जगह पेंड्रा जिले का जोगीसार गांव। देश की राजनीति में शिखर पर पहुंचने वाले अजीत जोगी का जन्म बिलासपुर जिले के पेंड्रा रोड के जोगीसार गांव में हुआ। पिता काशी प्रकाश जोगी छोटे किसान थे। बचपन में खेलने कूदने से ज्यादा अजीत को शिकार करने का शौक था। अजीत को दोस्तों के साथ गांव के तालाब में तैराकी करना भी पसंद था। तीर कमान उनका पसंदीदा हथियार था। अपने घर के पास घनी झाड़ियों और जंगल में वो अपने दोस्तों के साथ शिकार करने जाया करते थे। लेकिन गांव में अजीत का ज्यादा वक्त भैरा बैगा के साथ ही बीतता। वो अक्सर शिकार करने साथ जाते और फिर सटीक निशाना लगाने का इम्तिहान देते। जोगी कहते थे, मुझे तो बड़ा होकर भैरा बैगा की तरह बनना था। आज सियासी मैदान में आने वाली हर समस्या को सुलझाने में माहिर अजीत स्कूल के दिनों में गणित के मुश्किल से मुश्किल सवाल चुटकियों में हल कर जाते थे। जोगी पढ़ने में तेज तो थे ही, स्कूल में हमेशा अव्वल आने की वजह से सबके चहते भी थे। लेकिन जोगीसार गांव में स्कूल सिर्फ मिडिल तक ही था। अजीत घर के लाडले थे, लेकिन बड़ा आदमी बनने के जुनून ने उन्हें माँ बाप के दुलार से दूर कर दिया। 8वीं पास करने के बाद अजीत गांव छोड़ पेंड्रा आ गए और माधवराव स्प्रे स्कूल में दाखिला ले लिया। यहाँ वो जल्दी ही शिक्षकों के चहेते बन गए। एक दिन श्रीकांत सर ने पूछा, तुम क्या बनना चाहते हो, आईएएस, आईपीएस या फिर इंजीनियर? आईएएस का नाम पहली बार अजीत ने श्रीकांत सर से ही सुना था। गणित अजीत का पसंदीदा विषय था, इसलिए उन्होंने इंजीनियर बनने पर जोर दिया। पेंड्रा से भोपाल का सफर अजीत की जिंदगी का सबसे सुनहरा दौर रहा। इंजीनियरिंग कॉलेज के क्लासरूम से लेकर हॉकी के मैदान तक और हॉकी के मैदान से लेकर छात्र राजनीति की गलियों तक में अजीत का नाम गूंजने लगा। यही कॉलेज की तरफ से हॉकी खेलते हुए अजीत को शोहरत मिली तो छात्र संघ के अध्यक्ष बनकर उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। अजीत जोगी इंजीनियर तो बन गए, लेकिन इंजीनियर से लेकर आईएएस बनने तक का उनका सफर भी काफी दिलचस्प रहा।
का भैरा बैगा बनने का ख्वाब देखने वाला आदिवासी युवक इंजीनियर तो बन गया था, लेकिन उसकी आंखों में तो ख्वाब कुछ और ही पल रहा था। बात कॉलेज के दिनों की ही है। तत्कालीन मुख्य सचिव नरोनाजी के बेटे की अजीत से गहरी दोस्ती थी। नरोनाजी को शिकार का शौक था। एक बार नरोनाजी शिकार करने जंगल गए तो अजीत को भी साथ ले गए। बचपन में शेर की गुर्राहट से ज्यादा फॉरेस्ट गार्ड की गिरफ्त में आने से घबराने वाले अजीत ने यहाँ फॉरेस्ट विभाग के बड़े से बड़े अधिकारियों को नरोनाजी की जी हुजूरी करते देखा। अफसरों के जलवे देख उन्होंने ठान लिया था कि उन्हें भी अब आईएएस या आईपीएस ही बनना है। साल 1967 की बात है। खाकी रुतबे को देख अजीत ने आईएएस के बजाय आईपीएस की परीक्षा दी और पहली ही कोशिश में वो सिलेक्ट हो गए। लेकिन ट्रेनिंग के लिए मसूरी आते ही अजीत की आंखों में खाकी की खुमारी छूमंतर हो गई। 8 विषय पास करके आने वाले आईएएस 5 विषय पास करके आए आईपीएस को फूटी आंख नहीं सो गए। बात बात पर जलील करना और छोटा साबित करना। अजीत ने इरादा किया कि अब तो आईपीएस नहीं आईएएस बनेंगे। वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। हर स्टूडेंट मेहनती और टैलेंटेड होता है। जरूरत है तो बस एक अच्छी गाइडेंस की, जो उन्हें मिलती है श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेज में। Admission guidance for courses like engineering, pharmacy, computer, commerce, management, arts, education, polytechnic, paramedical, homeopathy, law and agriculture. श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी सीहोर। Call 9826293590. सभी लोगों को सूचित किया जाता है, कोई भी नगरवासी, कोई भी ग्रामवासी घर से बाहर नहीं निकलेंगे। विश्वव्यापी जानलेवा महामारी कोरोना के प्रकोप और लॉकडाउन से जुड़ी कठिनाइयों के बावजूद किसान हितैषी मध्य प्रदेश सरकार ने अन्नदाता की सुध लेने में कोई कोर और कसर नहीं छोड़ी है। कोरोना महामारी के इस संकट के दौर में सरकार ने और साहिलों के कर्मचारियों ने, यहाँ के गार्ड ने, यहाँ के सब व्यवस्थापकों ने जो व्यवस्था करी उससे किसान खुश है। मध्य प्रदेश शासन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने ऐसी व्यवस्था इस कोरोना महामारी में, यदि किसान समझदार हो तो एक आदमी ट्राली पे आए, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। प्रदेश के 4,500 से ज्यादा उपार्जन केंद्रों पर तेजी से गेहूं का उपार्जन कर मध्य प्रदेश ने खरीदी का ऑल टाइम रिकॉर्ड बनाया है। गेहूं स्टेट के दर्जे वाला मध्य प्रदेश सभी राज्यों को पीछे छोड़ते हुए पंजाब के बाद उपार्जन में देश में दूसरे पायदान पर आ खड़ा हुआ है। इस अवधि तक खरीदे गए गेहूं के परिवहन के काम को भी पूर्ण कर लिया गया है। अब तक हुए उपार्जन में लगभग 12,000 करोड़ की राशि 13 लाख से ज्यादा अन्नदाताओं के खातों में सीधे पहुंचाने में भी सरकार सफल हुई है। मैंने गेहूं तुलवाया जिसका बराबर पेमेंट मेरा हो गया है। कोविड-19 संक्रमण के खतरे के बीच खरीदी व्यवस्था के दायित्व को संभाल रहे वॉरियर्स और अन्नदाता को कोरोना संक्रमण के खतरे से बचाने के लिए प्रत्येक खरीदी केंद्र पर स्वास्थ्य अमले की तैनाती के साथ हाथों की सफाई, मास्क और सैनिटाइजेशन की उत्तम व्यवस्थाएं हैं। 16 अप्रैल को हमने विपरीत परिस्थितियों में गेहूं की खरीदी शुरू की थी और 25 मई तक 15,03,000 किसानों से कुल मिलाकर 114,70,000 मीट्रिक टन यानी 11 करोड़ 47 लाख क्विंटल गेहूं खरीद चुके हैं। जहां किसानों का गेहूं नहीं खरीदा गया है वो चिंता न करें, 31 मई तक गेहूं उपार्जित किया जाएगा। कुल मिलाकर कोरोना महायुद्ध के मुश्किल वक्त में भी अन्नदाता की फसल का एक एक दाना खरीदने के अपने महासंकल्प को पूरा करने के प्रयासों में प्रदेश सरकार जुटी हुई है। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष अब तो सब देख रहे हैं।
बनाइए हर पल खास सुमित ज्वेलर्स के साथ, जहां मिलती है नई सौगात हर परचेज के साथ। सुमित ज्वेलर्स, हम गढ़ते हैं विश्वास। अजीत जोगी की बतौर कलेक्टर पोस्टिंग की कहानी भी आम नहीं है, ये कहानी भी बेहद खास है। अजीत जोगी की बतौर कलेक्टर पहली पोस्टिंग की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। उस दौर में 6 साल की ट्रेनिंग के बाद कलेक्टर की पोस्टिंग हुआ करती थी, लेकिन 2 मंत्रियों की पसंद की वजह से अजीत जोगी 4 साल के कार्यकाल में ही सीधी के कलेक्टर बन गए थे। सीधी में करीब 3.5 साल कलेक्टर रहने के बाद अजीत जोगी को शहडोल भेज दिया गया। यहाँ 11 महीने ही हुए थे कि उन्हें रायपुर संभालने की जिम्मेदारी दी गई। उस दौर में रायपुर की राह बेहद कांटों भरी मानी जाती थी, लेकिन अजीत जोगी सबको साधने में कामयाब रहे और अपनी मेहनत और परिश्रम से कांटों भरे रास्ते को पार कर गए। एक बार अजीत जोगी की तबीयत बिगड़ी और उनकी मुलाकात दमोह के डॉक्टर रेणु जोगी से हुई। ये मुलाकात प्यार में बदली और अजीत जोगी और डॉक्टर रेणु जोगी शादी के बंधन में बंध गए। एक बार अजीत जोगी की तबीयत नासाज हो गई, तब दमोह की रहने वाली डॉक्टर रेणु से उनकी मुलाकात हुई। ये मुलाकात आगे बढ़कर 8 अक्टूबर 1975 को शादी के बंधन में बदल गई। शादी के बाद जोगी बतौर कलेक्टर रायपुर में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, तो रेणु बतौर नेत्र रोग विशेषज्ञ काम कर रही थी। कलेक्टर की पत्नी होने के बावजूद रेणु ने न तो कभी अपने पति के रुतबे का फायदा उठाया और न ही अजीत ने अपने प्रभाव का दुरुपयोग किया। इसी दौरान उनके 2 बच्चे भी हुए, बेटा अमित और बेटी अनुषा। पारिवारिक जिम्मेदारी और प्रशासनिक जवाबदेही के बीच अजीत जोगी का सफर बढ़ता जा रहा था। उनके इस सफर में पत्नी रेणु का हमेशा साथ मिला। रेणु का साथ मिलने पर जोगी ने जो चाहा उसे हासिल किया। सियासत में भी उनकी पत्नी कदम दर कदम उनके साथ खड़ी दिखाई देती है। जोगी ने सफलता के हर उस मुकाम को छुआ जिसे उन्होंने चाहा। लेकिन जोगी जिंदगी की रेस में प्यार की बाजी हार गए। जोगी के दिल में आज भी अपने पहले प्यार की कसक बनी हुई है। दरअसल जोगी को अपनी बैचमेट से प्यार था, जिसे वो अपने मन में कर चुके थे। जिसके साथ उन्होंने शादी के सपने संजोए थे, उसी का साथ उनसे छूट गया। पिता की मौत की वजह से अजीत का प्यार अपने अंजाम तक नहीं पहुंच सका और उन्हें अपने प्यार की तिलांजलि देनी पड़ी। अजीत की राजीव गांधी से दोस्ती का वाकया भी बड़ा दिलचस्प है। उस समय केंद्रीय विमानन मंत्री रहे पुरुषोत्तम कौशिक हमेशा दिल्ली से रायपुर आते थे। वो जिस विमान से आते उसे बतौर पायलट राजीव गांधी ही लेकर आते थे। उस दौरान रायपुर रेस्ट टाइम में अजीत जोगी और राजीव गांधी की मुलाकात हुई। वहीं चाय नाश्ते का दौर चलता और देश दुनिया के मुद्दों पर लंबी बातचीत भी होती थी। तब कलेक्टर अजीत जोगी को इसका इल्म नहीं था कि जिस पायलट की वो मेहमान नवाजी कर रहे हैं, वही पायलट एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा और दोस्ती का फर्ज निभाएगा। 1980 के चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। अजीत जोगी रायपुर से इंदौर आ गए। यहाँ वो 6 माह तक कलेक्टर रहे। 1986 में उनका प्रमोशन बतौर सचिव हुआ, लेकिन इसी बीच नियति उन्हें सियासत की राह पर ले आई। नौकरशाह से नेता बने अजीत जोगी खुद को तन्हा महसूस करने लगे थे, लेकिन राजीव गांधी से मुलाकात के बाद उन्हें एक जुझारू नेता बनने की प्रेरणा मिली। अजीत जोगी राजीव गांधी के करीब भी बन गए। नौकरशाह से नेता बने अजीत को
ये एहसास हो गया कि ये जगह वाकई में उनके लिए मुफीद नहीं है। वो खुद को तन्हा महसूस करने लगे। इसी बीच एक दिन प्रधानमंत्री कार्यालय में राजीव गांधी का बुलावा आया। उन्हें लगा कि शायद राज्य मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजीव गांधी ने उन्हें जुझारू राजनेता बनने की नसीहत दी, लेकिन इस मुलाकात के बाद वो राजीव गांधी के करीबी बन गए। जब भी कोई सियासी उलझन होती, राजीव गांधी उनसे ही सलाह लेते। राजीव का साथ पाकर अजीत काफी खुश थे, लेकिन इसी बीच राजीव गांधी की हत्या हो गई। राजीव गांधी की जगह नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री बनते ही जोगी के लिए मुश्किलों का दौर शुरू हो गया। राजनीति में नरसिम्हा राव को अर्जुन सिंह फूटी आंख नहीं भाते थे, जबकि जोगी अर्जुन सिंह के खास थे। यही वजह थी कि जोगी भी नरसिम्हा राव की हिट लिस्ट में शामिल हो गए। राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने पर दूसरी बार संसद पहुंचना जोगी को मुश्किल लग रहा था। राज्यसभा के लिए नामांकन की तारीख नजदीक आ गई, लेकिन जोगी के नाम का ऐलान नहीं हुआ। हैरान परेशान जोगी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए समय मांगा, लेकिन पीएम से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। ऐसे समय में कमलनाथ ने उनका साथ दिया। पीएम से मुलाकात के बाद उनको टिकट मिल गया। अजीत जोगी दोबारा राज्यसभा तो पहुंच गए, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी कम नहीं हुई थी। राजनीति में जो अब तक दोस्त थे वो दूर होने लगे थे। कुछ मुद्दों को लेकर दिग्विजय सिंह से उनकी खटास हो गई। उधर कमलनाथ ने भी उनसे किनारा कर लिया। अर्जुन सिंह ने तिवारी कांग्रेस के साथ अपनी अलग राह बना ली। मध्य में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठी तो जोगी की दावेदारी को सिरे से नकार दिया गया। प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी भी उर्मिला सिंह को दे दी गई। अजीत जोगी को नाकामी कहां पसंद थी। 1998 के इस मुश्किल दौर से उन्होंने रायगढ़ लोकसभा सीट का रुख किया। नंद कुमार राय को हराकर वो लोकसभा पहुंच गए, लेकिन 13 महीने बाद ही फिर आम चुनाव आ गए। इस बार जोगी ने शहडोल से किस्मत आजमाई, पर उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। इस हार को राजनीति के पंडितों ने उनका सियासी पतन तक करार दे डाला था। जोगी हार से उबर पाते उसके पहले ही एक दुर्घटना हो गई। उनकी बेटी अनुषा नहीं रही। ये दौर जोगी और उनके परिवार के लिए बड़ा ही मुश्किल भरा था, लेकिन उन्होंने खुद को इस सदमे से जल्दी ही उबार लिया। शहडोल की हार जोगी के लिए दुर्भाग्य से ज्यादा सौभाग्य बन गई। अगर वे सांसद बन जाते तो शायद सीएम न बन पाते। छत्तीसगढ़ का सीएम बनने की रेस में कई दिग्गज शामिल थे, लेकिन सोनिया गांधी के करीबी होने की वजह से अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बन गए। शहडोल की हार जोगी के लिए दुर्भाग्य से ज्यादा सौभाग्य बन गई। यदि वो सांसद बन गए होते तो मुख्यमंत्री शायद ना बन पाते। हार के बाद सोनिया गांधी ने उन्हें मुख्य प्रवक्ता का दायित्व सौंपा। अजीत की गिनती सोनिया गांधी की करीबियों में होने लगी। 2 साल बाद मध्य प्रदेश से अलग छत्तीसगढ़ राज्य बना। नए प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री के कई दावेदार सामने आए। सबसे प्रबल दावेदार विद्याचरण शुक्ल थे। मीडिया में उनको मुख्यमंत्री बनाने की खबरें सुर्खियां बनने लगी थी। सब सोनिया गांधी के दरबार पहुंच रहे थे, लेकिन आखिर में अजीत जोगी बाजीगर बन गए। कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया। अजीत के कैरियर में एक बार फिर खुशियों ने दस्तक दी थी। 13 मई 2000 को अजीत जोगी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अजीत प्रमोद जोगी जैसे जैसे सियासत की सीढ़ी चढ़ रहे थे, विवाद भी उनके पीछे चल रहे थे। सबसे बड़ा विवाद जोगी की जाति को लेकर चल रहा है। जोगी आदिवासियों की राजनीति करने का दावा करते हैं, लेकिन उनके विरोधी उन्हें आदिवासी ही नहीं मानते। ये मामला अभी कोर्ट में लंबित है। दूसरा विवाद, उन्हें ब्राह्मण विरोधी नेता कहा जाता है। राम अवतार जग्गी हत्याकांड में भी जोगी परिवार का नाम खबरों में रहा। हालांकि बाद में कोर्ट ने उन्हें केस से बरी कर दिया। 2013 के चुनाव में जोगी ने
मतदाताओं को भ्रमित करने वाला बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि ईवीएम का 2 नंबर बटन दबाया तो करंट लगेगा। 2 नंबर पर बीजेपी का चुनाव चिन्ह था। अपने बयान पर उन्हें निर्वाचन आयोग को सफाई देनी पड़ी थी। बस्तर में नक्सलियों ने कांग्रेस नेताओं समेत 30 की हत्या कर दी थी। इस हमले के लिए कांग्रेस ने रमन सिंह सरकार पर सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाया तो बीजेपी ने अजीत जोगी को ही साजिशकर्ता ठहरा डाला। हालांकि बाद में जोगी ने नरेंद्र सिंह तोमर को नोटिस भेजा था। अब तक छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था, लेकिन 2003 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार ने जोगी की सियासी ताकत को कमजोर कर दिया। जोगी के सामने एक बार फिर अपनी राजनीतिक हैसियत बरकरार रखने का सवाल था। 2004 में लोकसभा के चुनाव में जोगी महासमुंद से टिकट पाने में कामयाब रहे, लेकिन इस बार सामना अपने ही पुराने साथी विद्याचरण शुक्ल से हो रहा था। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।